राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी के 97वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। यहां राष्ट्रपति ने ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज LBSNAA में पोलो ग्राउंड, एक नया छात्रावास ब्लॉक और टेलीमेडिसिन सुविधाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारत की सिविल सेवाओं के शीर्ष प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में आप सभी युवा अधिकारियों से मिलना और आपको संबोधित करना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। एकेडमी में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज से पर्वतमाला हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट आउटडोर लर्निंग एरिना का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जो सिविल सर्वेंट्स और प्रशिक्षुओं के लिए हिमालय और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में एक ज्ञान कोश का काम करेगी। आप लोग मेधावी भी हैं और मेहनती भी। आप सब किसी भी आकर्षण को करियर में जा सकते थे, पर अपने सिविल सर्विसेज के माध्यम से देश सेवा का आप लोग मार्ग चुना। आप देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं। आज आपसे मिलकर मुझे भारत की विविधता में एकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे, आम जनता से जुड़े रहेंगे। आपके सपनों का भारत कैसा हो, इसको आप मूर्त रूप दे सकते हैं। आपको उन महान आत्माओं से प्रेरणा लेते हुए एक आम आदमी बनकर देश की सेवा करनी है। अपने गांव में प्रवास के दौरान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नज़दीक से देखा। वहाँ के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों, उनकी समस्याओं, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को जानने समझने का मौका भी आप सबको मिला। मुझे विश्वास है कि आप इस व्यापक अनुभव को केवल प्रशिक्षण तो की सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करने का दायित्व आप सदैव निभाएंगे। लोगों से जुड़ने से उनकी ज़रूरतों को समझ सकेंगे और उनकी भलाई के लिए काम कर सकेंगे। मुझे ये देखकर हर्षित हो रही है कि प्रशिक्षु अधिकारियों की इस बैच में 133 बेटियां हैं। हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। जो हमारे बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में आगे आएंगे तो हमारा देश और समाज सशक्त बनेगा। उत्तर प्रदेश की जनपद कानपुर में आज शुक्रवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। यहां उन्होंने 388 करोड़ लागत की 272 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि मैं अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए एक प्रख्यात कानपुर की धरा को नमन करता हूँ। आज यहाँ 388 करोड़ लागत की 272 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर कानपुर के सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ। कानपुर के सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, अपने धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात कानपुर की इस धरा को नमन करते हुए आज यहाँ पर लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर कानपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं का जनप्रतिनिधियों की ओर से बधाई देते हुए
मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। अपने उद्योग धंधों के लिए इस महानगर ने अपनी एक पहचान बनाई थी, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के लिए रोजगार का भी एक माध्यम था। 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगर के ऊपर लगी और देश के बड़े 5 महानगरों में कभी गिना जाने वाला कानपुर एक समय अव्यवस्था, अराजकता, बंद होते उद्योग और दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसा मऊ नाला, जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा के अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर समझा जाता था। लोग कानपुर को इसके लिए झिझोड़ते थे, गलत निगाहों से देखते थे कि देखिए कभी कानपुर औद्योगिक और रोजगार की नगरी थी, आज कानपुर प्रदूषण पैदा कर रहा है। भाइयों बहनों, ढेर सारी संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं में आज आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। ये सभी कार्य आज तेजी के साथ इसलिए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कानपुर में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। कानपुर को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित करना होगा। कानपुर को उसकी पुरातन पहचान दिलानी होगी और इसीलिए मैंने आज प्रबुद्ध जनों को यहां पर आमंत्रित किया। आज कानपुर इस दिशा में इस प्रयास के साथ जुड़ेगा, इस विश्वास के साथ 400 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का लाभ आज भाइयों बहनों आपको प्राप्त हो रहा है, इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश के बिछुआ में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नागरिकों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद सीएम शिवराज ने स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में यहां करोड़ों रुपए की लागत के अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती, इसलिए मध्य प्रदेश में हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। आज जिस स्वास्थ्य केंद्र का हमने उद्घाटन किया था, उसकी घोषणा भी हमने की थी और शिलान्यास भी हमने किया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश की जनता से कहता हूं, बेटियों के बिना दुनिया चल नहीं सकती। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। ये मेरी बिटियां बैठी हैं, जब ये छोटी छोटी थी तब इनके हाथ में बचत पत्र हमने दिए थे। लाडली लक्ष्मी योजना में जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया था वो अब कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है। इन लाडली बेटियों को आशीर्वाद, और 5वीं पास करके 6वीं जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, फिर 12वीं में भी 6000। और मेरी बेटियों कॉलेज में एडमिशन लोगी तो मामा 12,500 रुपया डलवाएगा खाते में, और पास आउट करोगी तो फिर 12,500 देगा। और सुनना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी एडमिशन होगा, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में, प्राइवेट में भी हो तो फीस चाहे कितनी भी हो, तुम्हारी वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। जनता के कल्याण के लिए खजाने में पैसे की कमी नहीं है। एक तरफ विकास, आज ही छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए हैं, लोकार्पण के काम के 1000 करोड़। और तो वो मेडिकल कॉलेज वाले हम नहीं जोड़ रहे,
800 करोड़ के। ये अपनी पैच डाइवर्जन योजना उसका सेकंड जो भाग है, उसके लिए हमने 800 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किए। सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, छात्रावासों के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए। मेरे बहनों भाइयों छिंदवाड़ा वालों, आज 1000 लोगों को मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा, और ये भी नहीं जोड़ा, अभी तो इस शिलान्यास होगा किया हुआ है। विकास छिंदवाड़ा जिले का भी होगा, विकास मध्य प्रदेश का भी होगा, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो नाम जोड़े गए, अब उनको अगले महीने से लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा। जिस गरीब का नाम राशन की सूची में नहीं था, उसका नाम जुड़ गया, उसको राशन मिलेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपील एक ही है, मध्य प्रदेश बदलना है, जनता की जिंदगी बदलना है। दिनों रात हम इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती, तो आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में जयराम रमेश ने बताया कि यह यात्रा 3 अहम मुद्दों को उठाने के लिए की जा रही है। पहला आर्थिक विषमताएं, दूसरा सामाजिक ध्रुवीकरण और तीसरा राजनीतिक तानाशाही। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने 2 फिल्में भी रिलीज की। पहली महंगाई पर आधारित है, दूसरी भारतीय एकता पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के 3 बड़े थीम हैं। एक आर्थिक विषमताएं, दूसरा सामाजिक ध्रुवीकरण और तीसरा राजनीतिक तानाशाही। ऐसा तो देखा जाए एक रनिंग थीम है भारत जोड़ो यात्रा का। पिछले 91-92 दिनों से ये रहा है कि अनेकताओं का जश्न मनाओ ताकि हमारी एकता और मजबूत हो। यही विचारधारा प्रचार कर रहे हैं कि जब हम अनेकताओं को दबाएंगे, एकता कमज़ोर होगी। जब हम अनेकताओं को स्वीकारेंगे, अनेकताओं को पहचानेंगे, अनेकताओं को सम्मान देंगे और अनेकताओं का जश्न मनाएंगे, तब एकता भी साथ साथ मजबूत होगा। तो ये तो एक थीम है, बड़ा थीम है सारे भारत जोड़ो यात्रा में। तो आज मैं आपको 2 फिल्म रिलीज़ करा रहे हैं। एक तो महंगाई पर है, जो आर्थिक विषमताओं से जुड़ा हुआ है। आर्थिक विषमताओं के थीम में महंगाई है, बेरोज़गारी है, जीएसटी है, जो अर्थव्यवस्था 1-2 पूंजीपतियों के हाथ में आ रहा है, वो भी एक थीम है। पर महंगाई को लेकर एक हमने फिल्म बनाया है जिसका हम प्रचार कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और दूसरा एकता के थीम में, जो जैसा कि मैंने जिक्र किया, एकता, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, अनेकताओं को मनाओ, एकता को मजबूत करो, उस थीम को लेकर हमने एक छोटा फिल्म बनाया। तो आज हम ये 2 फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। 3-4 बड़े मुद्दे गिनाए थे मैंने, आपको पहले ही कहा है। सीमा पर जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर हम बहस चाहते हैं। जो आर्थिक स्थिति है आज, बेरोज़गारी, महंगाई, जीएसटी, सभी को लेकर एक लंबा बहस हो। मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के बारे में ये हमने निवेदन किया है सरकार से, स्पीकर साहब से और चेयरमैन साहब से। अभी उनको तय करना है कौन कौन से मुद्दे लेंगे। अभी तो हमें कुछ संकेत नहीं मिला है कि क्या मुद्दे लिया जाएगा। अब तक तो एक बिल आया है कल, और आज तो प्राइवेट मेंबर्स डे है, तो आज कोई डिस्कशन नहीं होगा। सोमवार को भी इस बिल पर चर्चा चलेगी। पर अगले हफ्ते हम उम्मीद रखते हैं कि जो मुद्दे विपक्ष की ओर से हमने पेश किया है, जिसमें आर्थिक परिस्थिति, मौजूदा आर्थिक परिस्थिति एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सभी पार्टियों ने उसका समर्थन दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में उस पर एक बहस हो। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises with our professional team and experience of delivering projects
In past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। एमसीडी चुनाव के कुछ दिनों बाद कांग्रेस की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष अली मेहंदी और उनके 2 नवनिर्वाचित पार्षद शुक्रवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता दुर्गेश पाठक ने बताया कि इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए कार्यों को देखने के बाद उनकी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी और पार्टी की 2 नवनिर्वाचित पार्षद मुस्तफाबाद के वार्ड नंबर 243 से सबीला बेगम और वार्ड नंबर 245 से नाजिया खातून आप में शामिल हो रही हैं। इस अवसर पर राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने अली मेहंदी से बात की। सबसे पहले तो पूरी दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि 15 साल से दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने जो पीछे किया, 15 साल से एमसीडी में कोई काम ना करके दिल्ली की जो बेइज्जती की, दिल्ली की जो शर्मिंदगी की उन्होंने, उसका जवाब दिया दिल्ली ने। और आम आदमी पार्टी को सिर्फ बहुमत ही नहीं दिया बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि हमें दिल्ली को पूरी दुनिया का सबसे शानदार शहर बनाना है, और इसको लेकर सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बना सकती। आज हमारे साथ दिल्ली की बहुत जानी मानी शख्सियत आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। भाई अली मेहंदी जी, जिनको आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सबके बीच में एक बहुत परिचित नाम, कई सालों का इनके परिवार का एक राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है। दिल्ली की राजनीति में एक बहुत जाना बड़ा नाम, 40 से 45 साल तक इनका और इनके फादर साहब का एक बड़ा योगदान रहा दिल्ली की राजनीति में, जो कि अभी करंट में वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के, और साथ ही साथ उससे पहले वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। और उनके साथ दिल्ली एमसीडी के अंदर जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें 2 पार्षद जो चुनाव जीते हैं, वो दोनों पार्षद भी आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। सबीला बेगम जी जो कि काउंसलर हैं मुस्तफाबाद से, नाजिया खातून जी जो कि काउंसलर हैं ब्रिजपुरी वार्ड से, ये दोनों काउंसलर साथी भी आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप क्यों जुड़ रहे हैं, तो इन्होंने एक ही चीज़ बताया कि हमारे मुस्तफाबाद में सरकार की भी बड़ी ज़रूरत है, दिल्ली सरकार की भी बड़ी ज़रूरत है, और चुनाव के समय तो डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन हम मिलकर, जब मुख्यमंत्री जी ने ये आह्वान किया तो हम मिलकर काम करेंगे और पूरी दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए काम करेंगे। उनके साथ अली मंसारी साहब जो कि मात्र 200 से 300 वोटों से चुनाव में रह गए, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, हमारी जान पहचान मुलाकात होती रहती है। हाजी खुशीर साहब जो हैं, खुशनूर जी हैं, वो भी अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं दिल्ली कांग्रेस के। जावेद चौधरी साहब जी हैं जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं मुस्तफाबाद के। अशोक बघेल साहब हैं जो कि ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं शिव विहार के। तो ये सारे साथी आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं अली मेहंदी में उपाध्यक्ष था दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन था। आज 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूं और मैंने कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी का दामन थामने का अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में इसलिए मैंने ये लिया है
क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी डेवलपमेंट की बात करते हैं और मेरे क्षेत्र मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता अपना क्षेत्र है, मेरी प्राथमिकता अपने वार्ड्स हैं और मेरे निगम पार्षद और मैं बिना किसी लोभ लालच के सिर्फ एक ही प्राथमिकता के साथ कि क्षेत्र के अंदर काम हो, क्षेत्र के अंदर हम मजबूत रहें, उसलिए आज हम आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। निगम पार्षद जीते हैं हमारे, आज वो ज्वाइन किए, वो इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि उनको डेवलपमेंट चाहिए। मेरे यहाँ 3 भाजपा के निगम पार्षद हैं, भाजपा के। एक मेरा निगम पार्षद जो हारा है वो सिर्फ 200-250 वोट से हारा है, वो उसको भी मैं निगम पार्षद ही मानूंगा। तो हम तरक्की की राह पे चल रहे हैं। देखिए, मैं दिल्ली की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में ही दिल्ली आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता कुछ और नहीं है, डेवलपमेंट है। मैं बधाई देना चाहता हूं आम आदमी पार्टी को कि वो नेशनल पार्टी का उनको ओहदा मिल गया है और वो नेशनल, अगर कोई नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ सकते हैं, भाजपा से लड़ाई लड़ सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा लड़ सकते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणामों की घोषणा के कुछ दिनों बाद भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता की और निगम के चुनाव में भाजपा के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को धन्यवाद दिया। आदेश गुप्ता ने कहा कि 2017 निगम चुनाव के मुकाबले 2022 में भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है। दिल्ली की जनता को बचाने के लिए हम नगर निगम में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। दिल्ली के अंदर निगम चुनाव के अंदर जो रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को जो लगभग 40% वोट मिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मतदाताओं का, दिल्ली की जनता का और दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं का और जितने हमारे समर्थक हैं उनका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि इतना 15 साल के लगातार निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद एक अच्छा जन समर्थन हमें दिया है और उस जन समर्थन का हम उन मतदाताओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और सशक्त विपक्ष की भूमिका को हम अदा करेंगे, उसको निभाएंगे। दिल्ली के अंदर निगम चुनाव का अगर हम इतिहास उठाकर देखें कि 2017 के अंदर हमें 36.08% वोट, 36.08% वोट हमें मिला था। आज 2022 में 3% मत दिल्ली के अंदर हमें ज्यादा मिला है, 39.09% वोट मिला, जिसके लिए दिल्ली के मतदाता जिस तरह से निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसके आधार पे उन्होंने ज्यादा मत हमें दिए। और ये बात अलग है कि बहुत सी सीटों पर लगभग 30 से 35 सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से हम उनको हारे हैं, जीत में परिवर्तित नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरह दिल्ली की जनता ने हमारे काम को आधार मानकर हमारे संकल्प, हमारी सेवा, हमारे समर्पण भाव को उन्होंने माना है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली को के लिए जो विकास किए हैं, दिल्ली को जो सौगातें दी हैं, उसके आधार पर जो जन समर्थन किया है, जो वोट दिए हैं, उसका सम्मान करते हुए हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछली बार और इस बार में इतना परिवर्तन जरूर आया है कि कांग्रेस ने पूरी तरह आम आदमी पार्टी के सामने घुटने टेक दिए और एक फ्रेंडली मैच खेला। 22% वोट 2017 में कांग्रेस को मिला था, जो कि घटकर अब 11 रह गया है। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के समर्थन में उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे और उसका परिणाम आपको सबको देखने को मिला। इतना सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो गई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि हम 20 सीटों पर समेट देंगे, 20 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी और हमारी 220 सीटें आएंगी। अब वो चिट्ठी लिख कर दे रहे थे कि मैं लिख कर दे रहा हूं। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं,
आपके सामने है। 104 सीटें भी आई हैं। दिल्ली की जनता ने पहले से ज्यादा वोट शेयर भी किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में परिणामों की घोषणा के बाद दिल्ली नगर निगम में अब आम आदमी पार्टी की सत्ता काबिज हो गई है। वहीं राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने आम आदमी पार्टी से विजयी रहे नवनिर्वाचित निगम पार्षद राजेश कुमार गुप्ता से बात की। राजेश कुमार गुप्ता ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 39 से निगम का चुनाव लड़ा था और विजयी हुए। आइए जानते हैं नवनिर्वाचित निगम पार्षद राजेश कुमार गुप्ता ने क्या कहा। पिछले 30 साल से मैं वार्ड 39 में कार्यरत हूँ। यहाँ पे लोगों की मैंने सेवा करी है, वो कोई माध्यम हो, कोरोना टाइम हो चाहे कुछ भी हो। तो लोग बागों की मेरे से पर्सनल अटैचमेंट लोगों से ज़्यादा थी, जबकि ये पूर्वांचल की सीट थी। लेकिन पिछले 30 साल से आपको भी पता है कि एक पीढ़ी जो है वो अपना एटमॉस्फेयर चेंज कर देती है और जिस क्षेत्र में वो रहती है वो उसी क्षेत्र का हो जाता है। उसमें फिर कोई जातिवाद या कोई क्षेत्रवाद नहीं चलता और वो सिर्फ विकास की बात है। विकास चलता है और विकास चलता रहेगा। 39 नंबर वार्ड की जो जर्जर हालत कर रखी थी इन्होंने 15 साल से बीजेपी वालों ने, अब देखना आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपको ये वार्ड मैं दिखा दूंगा कि कितना चमकदार वार्ड होगा, कितना सुंदर वार्ड होगा, कितना हरियालीदार वार्ड होगा। जैसे कि नगर निगम में जो है भ्रष्टाचार भाजपा के शासनकाल में रहा और उस भ्रष्टाचार को आप जब पार्षद बन गए हैं तो उस भ्रष्टाचार को आप कैसे खत्म करेंगे? 39 नंबर की वार्ड की बात करता हूँ। एक तो छोटे छोटे मकान है, 25 गज, 30 गज, 35 गज। ये जो पिछले पार्षद थे ये लोग क्या करते थे, अपने इंस्पेक्टरों को बुला के जब वो लेंटर डलवाने लगता था उसके माध्यम से ये लोग पैसा देते थे। मैंने इन लोगों को आश्वासन दे दिया, मेरे टाइम में 5 साल के कार्यालय में कोई भी लेंटर 30, 40, 50 गज वाले का तो देखने भी नहीं आएगा। जो है मैं मतलब इस तरीके का वादा करता हूँ। और नंबर 2, जो कर्मचारी, अब मुझे कल पता लगा था, मैंने बुलाया था कि कर्मचारी 150 हैं। 150 के 150 कर्मचारी आप कभी भी आके आप अपने क्षेत्र में गिन सकते हैं। तीसरा, मलेरिया डिपार्टमेंट के वो भी मैंने उनका ही पता कर लिया है, वो भी 25 कर्मचारी है। वो लोग 1-2 दिन में अपने क्षेत्र में काम करने लग जाएंगे। जब हम लोगों से पैसा ही नहीं लेंगे तो भ्रष्टाचार का मतलब नहीं होता। जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो काम होगा, सुंदर काम होगा। और हमारे जो विधायक के जो काम चल रहे हैं वो मैं 3-4 महीने में, 5 महीने में सीवर डाल के RMC करा के इन रोडों को बिल्कुल सुंदर कर देंगे। जब सुंदर हो जाएंगे, नालियाँ बन जाएंगी तो फिर हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा तो नालियाँ हमारा साफ करने का हमारे पास कर्मचारियों की संख्या है। पहले हमारे पास मेन पावर नहीं थी, अकेले विधायक को ही काम करवाना पड़ता था। लेकिन अब मैं और मेरा विधायक मिलके काम करेंगे तो आप देखना 39 नंबर वार्ड की दिशा और दशा कितनी अच्छी होने वाली है, आप सोच नहीं सकते। 39 नंबर वार्ड एक आदर्श वार्ड बनेगा, मैं आपको वचन देता हूँ। किराड़ी विधानसभा की दुर्दशा अच्छी नहीं है। मेन मुबारकपुर रोड का काम चल रहा है, 1 से 1.5 महीने तक फाटक तक हो जाएगा कुमार स्वीट से, और जो है हमारा कुमार स्वीट से वाल्मीकि मंदिर तक बन गया है। और हमारा 1-2 दिन में नाले से लेके 70 फुट तक का काम हो जाएगा और अगले 1 महीने में फाटक तक पूरा हो जाएगा। जब ये इतना सुंदर रोड बन जाएगा हमारे को, तो हमारी कम से कम 25-30% की परेशानी दूर हो जाएगी। और पूरे क्षेत्र में काम चल रहा है। 18 महीने बाद 2024 अक्टूबर में जब हमारा सीवर का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जिस दिन वो चालू हो गया उस दिन ये समझो कि पूरी किराड़ी की दिशा और दशा बहुत सुंदर हो जाएगी और पूरी किराड़ी बिल्कुल रोहिणी की तरह लगने लगेगी। ये हमारा वचन है, ये हमारा संकल्प है। जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की बैठक का विवरण मांगने वाली याचिका खारिज। जन्मदिन के अवसर पर अशोक गहलोत सहित राजस्थान में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को दी बधाई। अनुराग ठाकुर नहीं बचा सके बीजेपी की साख, 4 संसदीय क्षेत्रों में से 3 में लगा झटका। सीएम योगी ने कहा वैश्विक उद्योग जगत के लिए बेहतरीन मंच होगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बिना योग्यता क्लिनिक चलाने वाला खतरे में डाल रहा है लोगों का जीवन। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और 3 अन्य पर तय होंगे भ्रष्टाचार के आरोप, अदालत का आदेश। तेज हवाओं ने बढ़ाई ठंड, न्यूनतम तापमान रहा सामान्य से 1 डिग्री कम। BS3 और BS4 वाहनों से हटी पाबंदी, प्रतिबंध के दौरान 2008 चालान, 145 पर जुर्माना। खत्म नहीं हो रही उद्धव की मुश्किलें, पहले पार्टी टूटी और अब आय से अधिक संपत्ति केस में जांच शुरू, कोर्ट पहुंचा मामला। आज फिर हमारे देश का अमेरिका में बजा डंका, भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला बनी फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष।
हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।